मोनी और विश दोनों ही अपने कमरे में बैठी होती हैं और मोनी के पास पर्ल आता है और उसका घूंघट हटाकर मोनी से कहता है, मोनी, हमारी शादी बस एक समझौता है, तो तुम इस शादी को मत समझना, क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी मजबूरी थी तुमसे शादी करना, क्योंकि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो रजत की शादी तुमसे हो जाती और मेरा भाई विश से प्यार करता है। ये तेरी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा बिछाया हुआ जाल है पर जिसमें तू और तेरा परिवार फंस चुका है। कोई बात नहीं पर जी, आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रह लूंगी, क्योंकि अब तो आप मेरे ही पति हैं। थैंक्स। अच्छा तो तुम बेड पर सो जाओ और मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। ठीक है पर जी। इस तरह से अब पर्ल सोफे पर जाकर सो जाता है और मोनी बेड पर। ऐसे ही सुबह होती है। उसी सुबह उनके घर में महेश की लाश आती है। ये देखकर सभी लोगों को अचंभा होता है कि आखिर महेश को इस तरह से किसने मारा। कुछ समय बाद महेश की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये सब देख सुमित्रा को सब समझ में आता है कि आखिर महेश को किसने मारा। वो सीधा काल माता के पास उसकी गुफा में जाती है और काल माता से कहती है, काल माता, उसने महेश और वीरेन को मार दिया। वीरेन की मौत का राज मैंने छुपा रखा है, लेकिन महेश का नहीं छुपा पाई। तुम्हारे हाथ में जब तक ये काला धागा है तब तक वो नागिन तुम्हारा या तुम्हारे परिवार वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। लेकिन काल माता, मुझे फिर भी डर लग रहा है। तुम डरो मत, मैंने कहा है ना, उस धागे के होते हुए वो नागिन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती। पर अगर तुम्हें फिर भी डर लग रहा है तो फिर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जो तुम्हारी और तुम्हारे परिवार वालों की सुरक्षा पूरी तरीके से करेगा। लेकिन काल माता, वो क्या है? सुमित्रा, वो तुम्हें आज रात 12 बजे पता चलेगा। रात को तुम्हें कांटे का नेवला बनाकर लाना, बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ देना। ठीक है। एक तरफ तो काल माता और सुमित्रा आपस में बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विश अपने नागिन अवतार में मोनी के पास आती है और मोनी के पास खड़ी होकर अपने इंसानी रूप में आकर उससे कहती है, मोनी, ये सुमित्रा तो बहुत ही चालाक है। क्यों, क्या हुआ विश? तुम्हें कुछ नहीं पता है। वाह मोनी, मतलब हमें मात देने के लिए प्लानिंग कर रही है और तू है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे मेरा बस चले तो मैं एक बार में ही सभी को डस लूंगी। अरे विश, आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बता। हमसे बचने के लिए उसने पूरे खानदान के हाथों में सुरक्षित काला धागा बांधा हुआ है। अगर हम उस धागे को छुएंगे तो वही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता विश? रात को जब मैं रजत के करीब गई तब। विश अपने कमरे में बैठे हुए रजत का इंतजार कर रही थी कि तभी रजत आता है और उसका घूंघट हटाकर विश से कहता है, विश, तुम्हें पता है मेरी शादी तुमसे हो जाए इसीलिए पर्ल ने मोनी से शादी कर ली। मेरा भाई कितना दयालु और अच्छा इंसान है ना। अरे मूर्ख इंसान, तेरा भाई दयालु नहीं बल्कि ये हमारी चाल थी। खैर, मेरे निशाने पर तो तू ही है। सबसे पहले तुझे ही डसूंगी। हाँ रजत, सच में पर्ल बहुत दयालु है और उसको इसका इनाम तो देना ही चाहिए। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इस तरह अब रजत जैसे ही विश को गले लगाता है वैसे ही विश को एक झटका लगता है और वो रजत को धक्का देते हुए उसको खुद से दूर कर देती है। तभी उसकी नजर रजत के हाथों में बंधे काले धागे पर पड़ती है और जैसे ही वो उस धागे को देखती है वैसे ही वो सब समझ जाती है और ये सब देखकर रजत विश से कहता है, विश, क्या हुआ? तुम मुझे खुद से यूं इस तरह अलग क्यों कर रही हो? वो रजत, मेरा मानना है कि हम अपनी सुहागरात शादी के कुछ दिनों बाद मनाएंगे। अच्छा ठीक है। अब समझ आया तुझे? समझ तो आया। और इसका मतलब अब ये है कि पहले इन घर वालों के हाथ से वो काला धागा हटाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे हटाएंगे हम इस धागे को? इस धागे को हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। इस धागे को तोड़ने का उपाय सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही होगा जिसने इस धागे को बनाया है। मतलब ये कि सुमित्रा ये धागा कहाँ से लेकर आई थी, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। और कौन है जो इसकी मदद कर रहा है, क्योंकि ये धागा तभी टूटेगा जब उस इंसान की मौत होगी जिसने इस धागे को दिया है। हो ना हो वो वही काल माता है। इस तरह से अब दोनों सुमित्रा का इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद सुमित्रा घर आती है और अगली रात के 11 बजे एक बार फिर सुमित्रा अपने घर से चोरी छुपे कहीं जाने लगती है। सुमित्रा को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उन दोनों नागिनों की नजर तो हर वक्त सुमित्रा पर थी।
ऐसे ही अब सुमित्रा चुपके से घर के बाहर चली जाती है। घने अंधेरे में चांद की रोशनी चमक रही थी। चारों तरफ जंगल में तेज तेज हवाएं चल रही थी। सुमित्रा आगे आगे जा रही थी और विश और मोनी उसके पीछे पीछे। ऐसे ही कुछ समय बाद सुमित्रा काल माता के पास पहुंचती है और काल माता से कहती है, काल माता, मैं ले आई आपने जो मंगवाया था। लीजिए काल माता, आपकी अमानत। आजा मेरे नेवले, तेरा ही इंतजार कर रही थी। आजा, मैं तुझ में जान डाल दूंगी और तुझे एक इच्छाधारी नेवला बना दूंगी। इस तरह से अब काल माता कुछ पूजा करती है और उस आटे के नेवले पर एक फूंक मारती है, जिसके बाद वो नेवला जिंदा हो जाता है। जैसे ही वो नेवला जिंदा होता है वैसे ही वो एक इंसानी रूप लेता है और काल माता को प्रणाम करते हुए कहता है, काल माता को मेरा प्रणाम। आपने मुझे जीवित किया है, मैं आपका जीवन गुलाम रहूंगा। बताइए, आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ मैं? मेरे इच्छाधारी नेवले, ये जो तुम सामने औरत देख रहे हो, तुम्हें इसकी सेवा ताउम्र करनी पड़ेगी। जी माते, लेकिन मुझे इनकी सेवा कैसे करनी है? आखिर किससे मुझे इनकी जान बचानी है? नागिन से बचानी है तुझे सुमित्रा की जान। ये तो एक नेवला है काल माता। हाँ, ये है एक नेवला और तुम तो जानती ही हो कि सांप और नेवले की दुश्मनी कितनी पुरानी है। उस दुश्मनी को ही खत्म करने के लिए मैंने इस नेवले में जान डाली है। माफ करना काल माता, मैं आप लोगों की बातों को काट रहा हूँ, लेकिन सांप और नेवले की दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है और ना कभी होगी। क्या बात है काल माता, तुमने तो मुझे मेरा कवच दे दिया। काल माता तुम धन्य हो। इस तरह वो इच्छाधारी नेवला सुमित्रा के साथ निकल जाता है। जैसे ही वो नेवला और सुमित्रा उस गुफा से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो दोनों नागिन काल माता के सामने अपने विशाल पूर्ण नागिन रूप में आती हैं और इतने बड़े सांप को देखकर काल माता के होशो आवाज गुल हो जाते हैं और वो डरते हुए दोनों नागिनों से कहती है, नागिन, तुम पर यहाँ कैसे आई? मैं हूँ शिव वरदानी शेष नागिन और तूने हमारे खिलाफ एक नेवले को जन्म दिया है। वाह, तू तो बहुत ही निडर है काल माता। मोनी, तुम कहो तो इसको अभी डसकर इसका काम खत्म कर देती हूँ। नहीं विश, अभी रुको। इसकी मौत लिखी है, लेकिन मेरे हाथों। इसको मौत मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। तो हमें मत पता कि हम तेरा क्या बिगाड़ सकते हैं और क्या नहीं। अपनी मौत का उदाहरण देखना चाहेगी तू तो देख। इतना कहकर मोनी अब अपनी आंखों से नीले रंग का जादू करती है और एक जादुई शीशा प्रकट करती है और उसमें वो दिखाती है कि उसने किस तरह वीरेन और महेश को मारा। ये देखकर काल माता घबरा जाती है और डर कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन विश अपने मुंह से आग निकालकर उस गुफा में आग लगा देती है, जिस वजह से काल माता की पूजा का सारा सामान जल जाता है। चारों तरफ आग ही आग थी। उस आग के बीच में विश, मोनी और काल माता थी। मोनी काल माता को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है और उसको कई सारी जगह डसती है। इस तरह से अब काल माता मर जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारद्वाज हाउस में सभी के हाथों में वो धागा अपने आप खुलकर गिर जाता है। उसकी मौत के बाद दोनों नागिन उस गुफा से बाहर आती हैं और आपस में बात करती हैं। मोनी, काल माता तो मर गई, लेकिन हम उस नेवले का क्या करें? क्या करना है? उस नेवले का भी अंत होगा और सुमित्रा का भी। इतना कहकर मोनी और विश अपने पूर्ण नागिन रूप में आते हैं और अपने घर चली जाती हैं।